Hello students, today in this lecture we will see what is simple pendulum. ओके तो आज का हमारा टॉपिक है सिंपल पेंडुलम क्या होता है. ओके तो ऑलरेडी हमने 13 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है. ये 14th लेक्चर है ऑसिलेशन चैप्टर का. सिंपल पेंडुलम, नाम में ही सिंपल, राइट. तो कंसेप्ट एकदम सिंपल सा है. डायग्राम जो यहाँ पे बना हुआ है ये सिंपल पेंडुलम का डायग्राम है. थोड़ा जस्ट एक्सप्लेन करता हूँ, देखो जरा ध्यान दो. ये जो मैंने ऊपर बनाया है दिस इज रिजिड सपोर्ट. ये जो मैंने ऊपर बनाया है देख रहे हैं आपको, ये ऐसा ये है रिजिड सपोर्ट. इसको बोलते हैं रिजिड सपोर्ट. रिजिड सपोर्ट का सिंपल सा मतलब यही है कि कुछ भी फोर्स लगाओ, कुछ भी प्रेशर वगैरह अप्लाई करो, वो अपना शेप चेंज नहीं करेगा, राइट. जैसे कि वॉल ले सकते हो, सीलिंग ले सकते हो. ये एग्जांपल है रिजिड सपोर्ट का. फिर क्या है हमारे पास, ये दिख रहा है जो सॉलिड लाइन से बनाया मैंने यहाँ पे. ये जो सॉलिड लाइन है ये रिप्रेजेंट करता है स्ट्रिंग को. स्ट्रिंग मीन्स समझ में आता रहेगा सबको, राइट. ये है हमारे लिए स्ट्रिंग, राइट, स्ट्रिंग. ओके इसके आगे एक देखते हैं. इतना तो लॉजिक क्लियर है. रिजिड सपोर्ट देखा, स्ट्रिंग देख लिया. ये जो नीचे मैंने यहाँ पे अटैच किया है इसको बोलते हैं बॉब, राइट. इस पॉइंट हैवी मास बोल सकते हो, जिसको हम बॉब भी बोलते हैं, राइट. ऐसा यही सेम चीज हमने कोनिकल पेंडुलम रोटेशनल डायनामिक्स के लेक्चर में कंप्लीट किया है. वो था कोनिकल पेंडुलम, ये है सिंपल पेंडुलम. दोनों पेंडुलम ही है, मतलब बॉब उधर भी आता है, बॉब यहाँ भी आता है. बॉब है, स्ट्रिंग है, रिजिड सपोर्ट है. और देखते थोड़ा इसके बारे में. ये जो स्ट्रिंग का लेंथ है ना, यहां से लेके यहां तक का जो लेंथ है, यही लेंथ तो इधर भी रहेगा, यही लेंथ तो यहां भी रहेगा. सेम दिख रहा है. ये जो डॉटेड जो लाइन है यहाँ पे, जो डॉटेड लाइन है और ये जो सॉलिड लाइन है, ये कुछ अलग अलग चीज नहीं है, वो स्ट्रिंग ही है. एक्चुअल में क्या है, जब यहां से इसको रिलीज करेंगे ये ऐसा मूव करके लास्ट में आके यहाँ पे ऐसा रुक जाता है, राइट. तो जब रुकने वाला पोजीशन है वो ये वाला पोजीशन है, और जब यहाँ से रिलीज करेंगे तो मैक्स टू मैक्स वो यहाँ तक जाएगा, तो वो ये वाला पोजीशन. तो कुछ अलग नहीं है, एक ही चीज है. ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो लेंथ हमने एज्यूम किया है कैपिटल एल. तो कैपिटल एल जो है, थोड़ा लिख देते हैं बाजू में कि कैपिटल एल क्या है. कैपिटल एल हमारे लिए है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, राइट. ये हमारे लिए है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का लेंथ, राइट. आगे देखते हैं. हाँ, जब ये बॉब को यहाँ, जब बॉब यहाँ पे नहीं था मीन्स क्या, ये बॉब एक्चुअल में कहाँ पे रहेगा, फिर ये रेस्ट करेगा यहाँ पे, ये पोजीशन पे रेस्ट करेगा. जैसे ही हमने ये बॉब को यहाँ से पकड़ा और इसको डिस्प्लेस करके एक साइड में लेके आ गए, तो जब बॉब को एक साइड में हम डिस्प्लेस करते हैं, जो स्ट्रिंग उससे अटैच है, ये जो स्ट्रिंग उससे अटैच है ये भी डिस्प्लेस हो जाएगा एक साइड में ऐसा. तो जो स्ट्रिंग बॉब के साथ ऐसा डिस्प्लेस हो जा रहा है एक साइड में, तो अब इस केस में जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग एक पर्टिकुलर एंगल बना रहा है. दिख रहा है ये जो थीटा एंगल, ये थीटा को एक नाम दिया है. दिस थीटा इज द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद द वर्टिकल. वर्टिकल से जो स्ट्रिंग एंगल बनाता है उसको हम बोलते हैं थीटा, राइट. तो थीटा के बारे में भी लिख देते हैं कि क्या है थीटा. थीटा इज नथिंग बट एंगल. ये एक टाइप का एंगल. अच्छा कौन सा एंगल है, एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग, राइट. मेड बाय स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बना रहा है एंगल. देख सकते हैं जो ब्लैक कलर का जो सॉलिड लाइन है यही तो है ना स्ट्रिंग. एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग, लेकिन एंगल तो हमेशा दो चीज के बीच में रहता है, राइट. तो स्ट्रिंग का एंगल किससे, स्ट्रिंग का एंगल वर्टिकल से, राइट. वर्टिकल एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विथ वर्टिकल, राइट. ये है थीटा का मतलब. ओके थीटा बता दिया, एल बता दिया. आगे बढ़ते हैं. एक बात याद करो, जब भी स्ट्रिंग का लॉजिक रहता है, स्ट्रिंग में टेंशन एक्ट होता है, राइट. स्ट्रिंग में क्या एक्ट होता है, टेंशन. ये जो टी डैश है ये टाइम पीरियड नहीं है, इसको टेंशन बोलते हैं. टी का मतलब ये मत समझो कि वो टाइम पीरियड है, वो टेंशन है. तो टी डैश के बारे में लिखते हैं. टी डैश है क्या, टी डैश टेंशन है, राइट. टेंशन किस में आता है, हमेशा स्ट्रिंग में आता है. टेंशन इन स्ट्रिंग. क्लियर. टी डैश के बारे में भी क्लियर देख लिया हम लोगों ने. टी डैश है क्या, टी डैश इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग. ओके आगे बढ़ते हैं. अब और क्या बचा है, थीटा बता दिया, एल बता दिया, टी डैश बता दिया. अच्छा एक्स के बारे में बता दो. चलो देखो क्या एक्स क्या है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है. जब बॉब बीच में यहाँ पे रुका था ऐसा स्टेशनरी पोजीशन में, तो बॉब को हम लोग ने एक साइड ऐसा डिस्प्लेस किया. तो जब बॉब को एक साइड डिस्प्लेस किया तो कुछ तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, वो डिस्प्लेसमेंट ही एक्स है, राइट. तो एक्स क्या है, एक्स एक पर्टिकुलर हमारे लिए डिस्प्लेसमेंट, राइट. एक्स क्या है हमारे लिए, डिस्प्लेसमेंट. किसका डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉब, राइट. बॉब का डिस्प्लेसमेंट एक साइड, वो हमारे लिए एक्स है, राइट. तो ऑलमोस्ट चारों पैरामीटर बता दिया है. एक बार रिपीट करते क्या क्या है, एल इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, राइट. फिर थीटा, थीटा इज द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद द वर्टिकल, ये हुआ. उसके बाद हमने टी डैश लिखा. टी डैश क्या, टी डैश इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग. टेंशन हमेशा किधर एक्ट होता है पहले वो समझो. टेंशन उधर एक्ट होएगा जहां पे आपने वो स्ट्रिंग को बांध के रखा है, राइट. ये स्ट्रिंग को हम लोग ने कहां पे अटैच किया है, ये पोजीशन पे अटैच किया है. तो ये डायरेक्शन में आपका टेंशन एक्ट होएगा. टी डैश, टी डैश मींस टेंशन, टाइम पीरियड नहीं है वो, राइट.
एक लास्ट में हमारे पास x क्या है, x इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब। बॉब को हम लोग ने एक साइड डिस्प्लेस किया, तो जब डिस्प्लेस किया बॉब को तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वो डिस्प्लेस हमारे लिए x है, राइट। तो डायग्राम क्लियर हो गया है, डायग्राम का हर एक नोटेशन हमारे लिए सब कुछ क्लियर है, राइट। तो ये बेसिक सा सिंपल पेंडुलम है जिसमें बॉब को एक साइड डिस्प्लेस करेंगे, इधर से रिलीज करेंगे तो ये ऐसा मोशन परफॉर्म करेगा। ये जो मोशन परफॉर्म हो रहा है इसको बोलते हैं ऑसिलेशन, हमारे चैप्टर का नाम ही ऑसिलेशन, राइट। तो डायग्राम एकदम क्लियर। आगे बढ़ते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कुछ थियोरेटिकल पॉइंट है, एक्चुअल तो हमारा काम इधर रहेगा, राइट। एक्चुअल काम हमारा यहाँ पे, लेकिन ये आने के लिए पहले ये थोड़ा बहुत आना चाहिए, राइट। ओके, डायग्राम में थोड़ा और अगर डिटेल में जाऊँ तो देखते हैं क्या होता है। सुनो, टी डैश यहाँ पे एक्ट हो रहा है ऊपर, वेट mg नीचे एक्ट हो रहा है। अगर मैं वेट को रिजॉल्व करूं, तो देखो वेट कैसे रिजॉल्व होता है। तो अगर मैं वेट को रिजॉल्व कर रहा हूं तो एक वेट का कंपोनेंट ऐसा है। एक बात पहले समझो कि रिजॉल्व क्यों करते हैं हम लोग, रिजॉल्व क्यों करते हैं, पहले लॉजिक सुनो। देखो, एक क्वाड्रेंट सिस्टम में यहाँ पे एज्यूम करता हूं, चलो यहाँ पे हम लोग एज्यूम करते हैं ये हमारे लिए एक न्यू क्वाड्रेंट सिस्टम है, ऐसा कुछ, राइट। ये हमारे लिए क्वाड्रेंट सिस्टम है। जैसा अपना एक्स वाई एक्सिस रहता है ना, एक्स वाई एक्सिस को हम लोग हमारे हिसाब से चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, तो ये जो मैं एक्सिस कंसिडर किया हूं ये मेरे लिए एक्स वाई एक्सिस, ऐसा एज्यूम करो ये एक्स वाई एक्सिस हमारे लिए। मैंने पहले जब भी रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर सिखाया है तो एक लॉजिक सिखाया, इधर थोड़ा स्पेस है यहाँ पे ध्यान देते जरा। देखो, अगर ये हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम है, अगर ये हमारे लिए क्वाड्रेंट सिस्टम है तो क्या होता है कि कोई भी वेक्टर अगर समझो ये डायरेक्शन में, ये कोई वेक्टर, तो इसको रिजॉल्व नहीं करते अपन। कोई वेक्टर ऐसा नीचे ये डायरेक्शन में, तो इसको भी रिजॉल्व नहीं करते। किसको रिजॉल्व करते पता है? कोई वेक्टर अगर ऐसा आया ना, ये वेक्टर अगर ऐसा कुछ वेक्टर, मतलब जो वेक्टर कोई एक्सिस के अलोंग नहीं है उसको रिजॉल्व करते हैं। तो अगर मैं इसको रिजॉल्व करूं तो एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल आएगा और एक कंपोनेंट ऐसा वर्टिकल आ जाएगा। ये लॉजिक है सिंपल सा। और अगर ये वेक्टर का नाम है r, राइट, और यहाँ पे एंगल है थीटा, तो थीटा के बाजू वाला याद रखने का cos थीटा मीन्स r cos थीटा, और जो थीटा से दूर रहता है इसको हम बोलते हैं r sin थीटा, राइट। r लेना है क्योंकि r से ही तो ये दोनों चीज बना है। थीटा के बाजू वाला cos थीटा, थीटा से दूर sin थीटा, सिंपल। अब इसको यहाँ पे यूज करने का सुनो, तो यहां से एक पॉइंट मैंने क्लियर बता दिया, वो वेक्टर जो एक्सिस के अलोंग नहीं है उसको ही रिजॉल्व करते हैं हम लोग। तो इधर देखते हैं, मैंने एक्सिस टिल्ट कर दिया, अब मेरा एक्सिस ऐसा एक्सिस नहीं है। देखो, ये जो याद है जो प्लस जैसा मैंने बनाया था ये एक्सिस अब मेरा ऐसा है। तो इसके अलोंग जो भी वेक्टर है ना उसको मैं रिजॉल्व नहीं करने वाला हूं, और जो भी वेक्टर इसके अलोंग नहीं रहेगा उसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे। तो जरा ध्यान दो, ये दिख रहा है ये जो टी डैश मैंने यहाँ पे टी डैश क्या एरो बनाया है, ये टी डैश जो वेक्टर है, चेक करो क्या ये वेक्टर इसके अलोंग है क्या। बिल्कुल, देखो ये टी डैश वाला वेक्टर तुमको एक्सिस के अलोंग ही दिखाई देगा। देखो एक्सिस के अलोंग है ना टी डैश, तो इसको मैं रिजॉल्व करने वाला नहीं हूं। आते हैं वेट पे, W इक्वल टू mg, इसको चेक करते। देखो ये W इक्वल टू mg अगर मैं इसको यहाँ प्रोजेक्ट करूं तो ये W इक्वल टू mg तो इधर आता है, राइट। ये क्या कोई एक्सिस के अलोंग है? नहीं है, तो मेरे को इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। कैसे रिजॉल्व करेंगे? एक पार्ट ऐसा आएगा और एक पार्ट यहाँ पे जाएगा, रफ बता रहा हूँ, इसको रिजोल्यूशन एक्चुअल में इधर करना, राइट। तो एक कंपोनेंट यहाँ पे, एक कंपोनेंट यहाँ पे, ऐसा कुछ आएगा। तो वही मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, ध्यान देते रहना, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूँ। तो अगर मैं W इक्वल टू mg को रिजॉल्व करूँ तो देखो, हाँ ध्यान दो, ये एक्सिस के अलोंग एक कंपोनेंट आएगा, ऐसा कुछ एक्सिस के अलोंग एक कंपोनेंट आने वाला है ऐसा। और देखो ये एक्सिस के अलोंग एक कंपोनेंट ले लिया हम लोग ने, अभी ये वर्टिकल एक्सिस के अलोंग एक कंपोनेंट लेते हैं तो यहाँ पे ऐसा कुछ आ जाएगा, राइट। तो ये W इक्वल टू mg दो पार्ट में स्प्लिट हो गया अभी। अब W इक्वल टू mg हमारे पास नहीं है, अब तुमको इस पे ध्यान नहीं देने का, राइट। अब ध्यान हम किस में देंगे? जो बाकी जो दो कंपोनेंट हम लोगों ने बनाया इस पे ध्यान देने वाले। अच्छा, तो इधर कुछ शॉर्टकट सिखाया था मैंने, थीटा के बाजू वाला cos थीटा, थीटा से जो दूर रहेगा वो sin थीटा। पहली बात तो थीटा ही नहीं दिख रहा है हमको यहाँ पे, थीटा देखते, देखो थीटा कैसे आता है। सुनो, 10th में हम लोगों ने करस्पॉन्डिंग एंगल पढ़ा है, राइट। करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होता है ध्यान दो जरा। समझो दो ऐसा ये पैरेलल लाइंस है, यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल है, तो अगर ये एंगल थीटा रहता है तो ये भी एंगल थीटा रहता है, इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। ऐसा ही कुछ यहाँ पे दिख रहा है, जरा ध्यान दो। देखो ये एंगल दिख रहा है प्रॉपरली, ये ऐसा यहाँ पे एक एंगल है हमारे पास, ये लाइन देखो पहले, ये लाइन एकदम स्ट्रेट लाइन ऐसा कुछ, ये जो है ना ऐसा, इसके पैरेलल में ये, तो अगर ये वैसे देखा, इसके पैरेलल में अगर नहीं देखा जाए तो ये देखो, ये सबसे सिंपल पॉइंट है। ये पहली बात मैं तुमको सिखा रहा हूं कि दो पैरेलल लाइन किधर है, पहले वो देखो, फिर ट्रांसवर्सल बताता हूं क्या है। सुनो, एक लाइन ये पकड़ो, ये फर्स्ट लाइन हो गया, राइट। एक लाइन ये पकड़ो, देखो दोनों पैरेलल ही है,
राइट, ये दोनों पैरेलल है, तो दो पैरेलल लाइन अपन ने सेलेक्ट कर लिया है। अब देखेंगे ट्रांसवर्सल के, देखो ये जो दो पैरेलल लाइन हो गया तो यही तो हुआ वो ट्रांसवर्सल, ये देख रहे ट्रांसवर्सल। तो अगर ये एंगल थीटा है तो इसका मतलब है कि ये वाला एंगल भी कितना रहेगा, ये वाला एंगल भी थीटा रहने वाला है, करस्पॉन्डिंग एंगल, राइट, सिंपल सा लॉजिक। दो पैरेलल लाइन तो ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ना ट्रांसवर्सल का। ओके, अभी पूरा का पूरा ट्रांसवर्सल नहीं बना सकते, थोड़ा सा ज्योमेट्री यूज तो करना ही पड़ेगा। तो अभी शॉर्टकट यूज कर सकते हैं क्योंकि अभी हमारे पास थीटा रेडी, एक बार थीटा रेडी तो दोनों का नाम हम लोग बता सकते हैं क्या आएगा। अगर ये वेक्टर का नाम mg है तो थीटा के जो बाजू में रहेगा इसका नाम रहेगा mg cos थीटा। मैंने बताया था जो थीटा के बाजू में रहता है उसको cos थीटा नाम देते हैं और जो थीटा से दूर रहता है इसको अपन नाम देते हैं sin थीटा। लेकिन जो मेन वेक्टर देखो, जैसे कि मेन वेक्टर यहाँ पे r था तो इधर भी r लिया तो इधर भी r लिया, तो मेन वेक्टर तो mg है तो इधर भी mg लेना पड़ेगा और यहां भी अपने को mg लेना पड़ेगा, राइट, ये लॉजिक है। तो यहां से अपना डायग्राम कंप्लीट हो जाता है। तो आई थिंक अभी तक जो भी प्रॉपर मैंने जो बताया डायग्राम वो सब कुछ एकदम अच्छी तरह से समझा है, क्योंकि डायग्राम इतना भी हार्ड नहीं है। अगर 11th का बेसिक रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर वगैरह आता है तो बहुत इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे डायग्राम कंप्लीट होता है, डायग्राम का नोटेशन देख लिया है। हाँ, मैथमेटिकल देखते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में दो थियोरेटिकल पॉइंट है। दो थियोरेटिकल पॉइंट पढ़ने से पहले मैं थर्ड पॉइंट एकदम बता दूं क्योंकि थर्ड पॉइंट बहुत इजी है, एकदम इजी थर्ड पॉइंट। सुन देखो कौन सा चीज किसको बैलेंस कर रहा है पहले वो देखते हैं। देखो टी डैश ऊपर एक्ट हो रहा है तो mg cos नीचे एक्ट हो रहा है। देखो यही लाइन के अलोंग टी डैश ऊपर है और वही लाइन के अलोंग mg cos नीचे, मींस टी डैश को कौन बैलेंस कर रहा है, mg cos। तो देखो नीचे यहां पे लिखा है किधर गया, हाँ, mg cos थीटा बैलेंसेस टी डैश, ये दिख रहा है, ये जो पॉइंट मैंने यहां पे लिखा है ये चारों पॉइंट थर्ड पॉइंट के अंदर ही आता है, राइट, थर्ड पॉइंट के अंदर ही आएगा। ये फर्स्ट सेकंड पॉइंट बताता हूं वो तो डिफाइन है, बहुत इजी हो जाएगा। थर्ड पॉइंट के अंदर बहुत 3-4 पॉइंट हमको देखने का, एक एक पॉइंट जरा ध्यान से देखो। ये जो टी डैश है ना, टी डैश को कौन बैलेंस कर रहा है, mg cos का, तो मैंने यहां पे लिखा है mg cos बैलेंसेस टी डैश, ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया। अभी बताते हैं टी डैश के बारे में, जो पहला पॉइंट है। टी डैश किधर एक्ट हो रहा है, टी डैश एक्ट हो रहा है अलोंग द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन का मतलब है वो स्ट्रिंग को जिधर बांध के रखा है वहां पे एक्ट हो रहा है टी डैश, राइट, क्लियर है। टी डैश मतलब टेंशन, टेंशन टी डैश एक्ट्स अलोंग द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। देखो पॉइंट वही लिखा हुआ है, टेंशन टी डैश एक्ट्स अलोंग द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, राइट, जिधर उसको बांध के रखा है वहां पे टी डैश है। देखो दो चीज बताया मैंने बताया टी डैश किधर एक्ट हो रहा है वो बताया, मैंने बताया mg cos थीटा टी डैश को बैलेंस कर रहा है। सेकंड पॉइंट बहुत सिंपल है, फर्स्ट पॉइंट में ये देखा अपन ने कि टी डैश एक्ट हो रहा है अलोंग द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। सेकंड पॉइंट अपन ये देखेंगे कि जो वेट है ना mg, ये तो नीचे एक्ट हो रहा है, नीचे मींस वर्टिकली डाउनवर्ड, वेट mg एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, यही तुम्हारा सेकंड पॉइंट है, देख सकते हैं, वेट mg एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, क्लियर। तो दो पॉइंट तो स्टार्टिंग में एकदम क्लियर है, टेंशन टी डैश एक्ट्स अलोंग द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, वेट mg एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, दो पॉइंट तो इधर ही क्लियर। थर्ड पॉइंट भी अपन ने पहले ही देख लिया, थर्ड पॉइंट ये है दिस mg cos थीटा बैलेंसेस टी डैश, ये भी हो गया है। एक लास्ट पॉइंट बता दूं, ये जो mg sin थीटा है ना, mg sin थीटा, ये काम क्या करेगा पहले सुनो। ये mg sin थीटा हमको प्रोवाइड करता है रीस्टोरिंग फोर्स। ये क्या रहता है रीस्टोरिंग फोर्स, वो एकदम डिटेल में देखते हैं, जरा ध्यान दो। जब ये बॉब यहाँ पे बीच में था, जब वो रेस्ट पोजीशन में था, तो मैंने इसको यहाँ से पकड़ा और इसको डिस्प्लेस कर लिया यहाँ पे। तो जब मैंने बॉब को यहाँ से पकड़ के यहाँ पे डिस्प्लेस किया, तो जो मैंने फोर्स अप्लाई किया वो फोर्स था, वो जो फोर्स मैंने अप्लाई किया बॉब को यहाँ से यहाँ पे लेकर आने, वो फोर्स था F इक्वल टू माइनस ऑफ mg साइन थीटा। ये वो फोर्स है जो मैंने अप्लाई किया था बॉब को रेस्ट से एक पॉइंट पे डिस्प्ले, क्योंकि कोई भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके आने के लिए फोर्स तो अप्लाई करना पड़ेगा। अब बोलेंगे सर कैसे मालूम पड़ा कि F इक्वल टू माइनस mg साइन थीटा ही फोर्स अप्लाई किया है। देखो उसका भी एक लॉजिक है, सुनो। ये mg साइन थीटा, देखो ये जो वेक्टर mg साइन थीटा, ये काम क्या कर रहा है, ये mg साइन थीटा पता है काम क्या कर रहा है, ये mg साइन थीटा बॉब को ट्राई कर रहा है कि मिडल में लेके आने का, मींस mg साइन थीटा वो फोर्स है जो बॉब को मिडल में लाने का ट्राई करेगा। तो मैंने कौन सा फोर्स लगाया, मैंने एक ऐसा फोर्स लगाया जो इसको मिडल से रिटर्न यहाँ पे लेके आने का ट्राई करेगा। अगर बॉब को B से A पे लेके आने के लिए जो फोर्स है वो mg साइन थीटा है, तो A से B पे लेके जाने के लिए जो फोर्स रहेगा वो इसका उल्टा रहेगा, उल्टा मींस माइनस mg साइन थीटा, सिंपल।
और ये फोर्स जो है mg sin थीटा, ये बॉब का ओरिजिनल पोजीशन को रीस्टोर कर रहा है, मींस बॉब को रिटर्न उधर लेके आने का ट्राई करेगा, और ट्राई क्या लेके आएगा, जैसे मैंने इसको यहां से छोड़ दिया, ये जो mg sin थीटा है ये इसको यहां से इधर लेके आएगा, फिर नीचे ऐसा लेके आएगा और ला के लास्ट में यहां पे लाके रुका देगा बीच में। तो मींस mg sin थीटा जो फोर्स है इसको हम बोलेंगे रीस्टोरिंग फोर्स। क्यों रीस्टोरिंग फोर्स? क्योंकि ये बॉब को उसके ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आके छोड़ देता है। तो ये mg sin थीटा हमारे लिए रीस्टोरिंग फोर्स है। ये माइनस mg sin थीटा वो फोर्स है जिससे मैंने इस बॉब को a से b पे लेकर आया। राइट, क्लियर है? ओके, तो एक लास्ट पॉइंट जरा ध्यान दे दो, क्या है mg sin थीटा? mg sin थीटा जो है इसको हम बोलेंगे रीस्टोरिंग फोर्स। तो लास्ट है mg sin थीटा इज द रीस्टोरिंग फोर्स। तो आई होप आपको ये चारों पॉइंट जो पॉइंट नंबर 3 में मैंने लिखा है वो एकदम क्लियर। एक बार रिपीट करते हैं फटाफट, ध्यान दो। टेंशन T डैश acts along the point of suspension, weight mg acts vertically downward, this mg cos theta balances T dash means tension, this mg sin theta is the restoring force। तो ये चारों हमने पॉइंट नंबर 3 में कंप्लीट कर लिया। राइट, तो डायग्राम हो गया है, नोटेशन हो गया है, पॉइंट नंबर 3 हो गया है, पॉइंट नंबर 2 और 1 बताता हूँ कैसा, बहुत ईजी। सुन, तो पॉइंट 1 और 2 में क्या है? पॉइंट 1 में हम लोग ने आइडियल सिंपल पेंडुलम देखा। आइडियल सिंपल पेंडुलम का डिफाइन देखो, इधर स्टार्टिंग में ही है आइडियल सिंपल पेंडुलम, इसके बारे में देखने वाले। और जो पॉइंट नंबर 2 है वो प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम, देखो ये भी लिखा है प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम। क्लियर? तो फर्स्ट पॉइंट में हम लोग देखने वाले हैं आइडियल सिंपल पेंडुलम, और सेकेंड पॉइंट में हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम। प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम ही एक्चुअल सिंपल पेंडुलम का डिफाइन है। तो आइडियल मींस होता है इमेजिनरी। राइट, तो इमेजिनरी कंडीशंस भी आएगा यहां पे। सुनो, एन आइडियल सिंपल पेंडुलम है क्या? एक आइडियल सिंपल पेंडुलम मतलब क्या है? एक हैवी पार्टिकल। कैसा पार्टिकल? हैवी पार्टिकल। कौन है हैवी पार्टिकल? ये दिख रहा है, ये बॉब को ही बोलते हैं हम लोग हैवी पार्टिकल। एक हैवी पार्टिकल को हमने सस्पेंड करके रखा है। सस्पेंड मींस ऐसा वहां से लटका के रखा है। राइट, यहां से ऐसा बांध के रखा है, इसको बोलते हैं हम सस्पेंड। अ हैवी पार्टिकल सस्पेंडेड टू, किसको सस्पेंड किया हम लोग? कुछ पैरामीटर स्ट्रिंग का। देखो वैसे तो देखा जाए तो ये हैवी पार्टिकल को हमने स्ट्रिंग से ही बांध के रखा है, स्ट्रिंग के थ्रू हमने यहां पे बांध के रखा है। तो वो स्ट्रिंग का कुछ प्रॉपर्टी है। सुनो, स्ट्रिंग का क्या क्या प्रॉपर्टी है? पहला प्रॉपर्टी तो है कि वो इनएक्सटेंसिबल है। राइट, देखो यहां पे लिखा है इनएक्सटेंसिबल। एक और प्रॉपर्टी, वो मासलेस है, मींस स्ट्रिंग के पास मास ही नहीं। ऐसा हो नहीं सकता कि स्ट्रिंग के पास मास नहीं हो, लेकिन बात समझो, हम लोग आइडियल कंडीशन देख रहे हैं। राइट, इसके लिए तो कुछ पॉइंट बता रहा हूं। एक हैवी पार्टिकल है बॉब, इसको हमने मासलेस, राइट, पहला मासलेस, फिर इनएक्सटेंसिबल मींस इसको हम एक्सटेंड नहीं कर, ऐसा खींचेंगे तो एक्सटेंड नहीं होने वाला है, उसको बोलते हैं हम इनएक्सटेंसिबल। राइट, मासलेस, इनएक्सटेंसिबल और फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मींस ये अगर यहां से छोड़ देंगे तो ऐसा प्रॉपर्ली मूव वगैरह होएगा, और इसमें प्रॉपर्ली मींस फ्लेक्सिबल है, समझ सकते हैं फ्लेक्सिबल क्या रहता है। राइट, तो 3 पैरामीटर मैंने बताया। सबसे पहला चीज ये है कि हमने देखा कि एन आइडियल सिंपल पेंडुलम क्या रहता है? एन आइडियल सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ हैवी पार्टिकल, एक हैवी पार्टिकल है। राइट, हैवी पार्टिकल सस्पेंडेड टू, किसको सस्पेंडेड है? मासलेस, इनएक्सटेंसिबल और लास्ट में क्या बताया मैंने? फ्लेक्सिबल। राइट, मासलेस, इनएक्सटेंसिबल, फ्लेक्सिबल। सस्पेंडेड टू, मासलेस, इनएक्सटेंसिबल, फ्लेक्सिबल। क्या? स्ट्रिंग। कहां से हमने सस्पेंड करके रखा है? फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट। देखो मैंने ऑलरेडी नाम लिख दिया यहाँ पे, फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट। डिफाइन बहुत इजी है, बहुत इजी, पढ़ने की जरूरत नहीं, एकदम सिंपल सा डिफाइन है। लास्ट टाइम रिपीट करता हूं, ध्यान देना जरा। राइट, सिंपल है, एक लास्ट टाइम ध्यान देते चलो। तो पॉइंट ये है कि एक आइडियल सिंपल पेंडुलम क्या है? एन आइडियल सिंपल पेंडुलम इज अ हैवी पार्टिकल सस्पेंडेड टू मासलेस, इनएक्सटेंसिबल, फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग। राइट, फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग है ना, कहां पे अटैच करके रखा हम लोगों ने? स्ट्रिंग फ्रॉम द रिजिड सपोर्ट। रिजिड सपोर्ट से हम लोगों ने इसको अटैच करके रखा है। तो ये सिंपल सा डिफाइन हुआ आइडियल सिंपल पेंडुलम का। राइट, वो आइडियल है, लेकिन एक्चुअल में होता है प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम। हमको मेन आना चाहिए प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम क्या है। देखो कुछ नया चीज नहीं है, जो भी पैरामीटर्स यहां पे बताए थे, जो देखो मासलेस, ये इंपॉसिबल है। मासलेस कैसा? कोई भी चीज का मास है और होता है, हर एक चीज का मास होता है। राइट, जो नेचर में एग्जिस्ट होता है उसका मास होता है। तो मासलेस स्ट्रिंग कैसे पॉसिबल है? तो ये हम लोग मासलेस वर्ड हटा देंगे आगे। राइट, तो कुछ पैरामीटर्स मैं स्ट्रिंग का हटा दूंगा तो प्रैक्टिकल कंडीशंस बन जाएगा। ध्यान दो, तो प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम क्या है? प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम क्या है? जैसे हमने देखा, ये जो हैवी मैंने बताया था, हैवी पार्टिकल हैवी है लेकिन स्मॉल है, दिख रहा है ना, ये स्ट्रिंग के कंपैरिजन में इसका साइज बहुत छोटा है। राइट, तो एक प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम क्या है? स्मॉल हैवी। राइट, स्मॉल हैवी
स्पीयर, स्पीयर जैसा दिख रहा है ना वो एकदम क्लियर। तो स्मॉल हैवी स्पीयर कॉल्ड बॉब, उसको नाम दिया हमने, देखो मैंने पहले यहाँ पे लिख के भी रखा है, इसका नाम है बॉब, इसको हम बॉब बोलते हैं, राइट। डिफाइन बहुत सिंपल है, सिर्फ ध्यान देंगे तो बहुत इजी आ जाएगा। ध्यान दो, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम। प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम क्या है? प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम सिंपल से क्या है? एक स्मॉल हैवी स्पीयर जिसको हम बॉब बोलते हैं, राइट, कॉल्ड बॉब, सस्पेंडेड बाय, सस्पेंड मींस उसको हमने यहां पे ऐसे बांध के रखा हुआ है, लटका के रखा हुआ है, राइट। सस्पेंडेड टू लाइट, लाइट मींस हल्का, राइट, हल्का हो सकता है, स्ट्रिंग हल्का ही होता है, राइट है। लाइट इनएक्सटेंसिबल, इनएक्सटेंसिबल भी पॉसिबल है, ऐसा बहुत सारा हमारे पास ऐसा बहुत सारा हमारे पास स्ट्रिंग है जो इनएक्सटेंसिबल, जो एक्सटेंड नहीं होता है, ऐसा पॉसिबल है, राइट। तो पॉसिबल मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकल देख रहे हैं, प्रैक्टिकल में जो पॉसिबल होता है वही देखने वाला, राइट। तो अभी तक हमने देखा लाइट हल्का और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, और फिर से वही लॉजिक कहां से अटैच करके रखा है हम लोग ने? रिजिड सपोर्ट से अटैच करके रखा है। तो एक बार ये पॉइंट एक बार क्लियर बोल लेते हैं, जरा ध्यान दो। अब प्रैक्टिकल, जो हम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम क्या है? ये एक स्मॉल हैवी, स्मॉल देखा छोटा सा ना, स्मॉल हैवी स्पीयर सस्पेंडेड टू, जो हम लोगों ने पहले मासलेस बोला था, मासलेस नहीं बोलेगा, अब हम बोलेंगे लाइट। इनएक्सटेंसिबल अभी भी है, राइट, इनएक्सटेंसिबल पहले भी था अभी भी है, और ये खाली एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पे स्मॉल आ गया, राइट। लाइट स्ट्रिंग फ्रॉम, और कहां से अटैच करके रखा है हम लोगों ने? इसको रिजिड सपोर्ट से अटैच किया। तो सिंपल सा पॉइंट है, एक आइडियल सिंपल पेंडुलम और एक प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम, और पॉइंट नंबर 3 तो बता ही दिया पहले, राइट। आते हैं यहाँ पे, ये मेन हमारा मेन लॉजिक तो यहाँ पे मैथमेटिक्स मेन कंपोनेंट, राइट, ये तो हो जाएगा, बहुत इजीली कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। तो अभी तक आई होप आपको डायग्राम प्रॉपर्ली समझ में आ गया, और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का स्टार्टिंग के 2 पॉइंट्स आपको समझना पड़ेगा, बहुत इजी है, और थर्ड पॉइंट तो डायरेक्ट देख के मालूम पड़ जाता है। आगे चालू करते हैं पॉइंट नंबर 4 से। पॉइंट नंबर 4 में हमने यहाँ पे एक फोर्स निकाला है, ये वो फोर्स है, राइट है। तो F इजिकल टू माइनस mg साइन थीटा, ये हमारे पास फोर्स है। चलो एक काम करते हैं, ट्राइंगल को कुछ नाम देते हैं, ये A और B तो नाम है, इसको हम चलो O नाम ले लेते हैं यहाँ पे, O। तो एक ट्राइंगल में आते हैं, इन ट्राइंगल OAB, अगर मैं OAB वाले ट्राइंगल में आऊं और इसमें मैं साइन थीटा अप्लाई करूं, तो वैसे तो मुझे साइन थीटा का आंसर चाहिए ना, इसलिए तो अगर मैं OAB ट्राइंगल में आता हूं और यहां पे मैं अप्लाई करता हूं साइन थीटा, जो बेसिक फॉर्मूला होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। अपोजिट है क्या वो चलो देखते हैं। थीटा के अपोजिट में AB आएगा, राइट ना, थीटा के अपोजिट में AB का डिस्टेंस आएगा, लेकिन A से B तक का डिस्टेंस है कितना? x है, मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट x का हुआ है, तो मैं यहाँ पे अपोजिट में x लिखने वाला हूं। और हाइपोटेन्यूज मतलब क्या होता है? ट्राइंगल का सबसे बड़ा साइड। अब बोलेंगे सर ट्राइंगल का सबसे बड़ा साइड है क्या? देखो मैं ये ट्राइंगल जब तक बना के नहीं बताऊं ना, तब तक पता नहीं चलेगा कौन सा साइड सबसे बड़ा है। देखो तो मैं यही ट्राइंगल को एक बार फिर से बाजू में यहाँ बना के दिखाता हूँ, जरा ध्यान देते रहो। तो हमारे पास यहाँ पे एक O है, राइट, ये दिख रहा है, ये टॉप वाला O मैंने इधर बना दिया है, ये B वाला पॉइंट भी मैंने यहाँ बना दिया है, और A यहाँ पे। इतना मानो कि जो A वाला जो पॉइंट है ना, ये A वाला पॉइंट, ये थोड़ा ऐसा नीचे रहेगा, राइट, थोड़ा नीचे से आता है ऐसा, तो यहाँ पे कहीं पे आएगा, इधर समझो, इधर कुछ आने वाला पॉइंट A। बॉब यहाँ से इधर आता है ना नीचे, ऐसा तो नहीं कि बॉब ऊपर जाएगा, बॉब ऊपर थोड़ी जाता है, बॉब यहाँ पे नीचे आने वाला। तो ये मैं O से A को भी ज्वाइन कर देता हूँ, और ये A से B का डिस्टेंस तो हमको मालूम ही है, A से B का जो डिस्टेंस है दैट इज, इसको तो हम लोग ने x एज्यूम किया है, दिख रहा है A से B का डिस्टेंस, और A से O का डिस्टेंस है, ये तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, और ये हमारे लिए थीटा है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे एकदम क्लियर। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या रहता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज मींस क्या होता है? ट्राइंगल का सबसे बड़ा साइड। देख सकते हो ट्राइंगल का सबसे बड़ा साइड है हमारे पास कैपिटल L ना, राइट है, तो x अपॉन L आ जाएगा। साइन थीटा का आंसर रेडी हो गया, राइट। साइन थीटा का आंसर हमारे पास क्या है? x बाय L। एक बात जरा समझो, साइन थीटा का आंसर डायरेक्ट x बाय L यहाँ पे पुट कर सकते हो, लेकिन एक पॉइंट है, ये जो एंगल है ना, ये एंगल यूजुअली बहुत स्मॉल होता है, बहुत छोटा होता है, तो साइन थीटा के जगह पे हम लोग थीटा भी यूज कर सकते हैं। जब स्मॉल एंगल होता है ना, तो साइन थीटा के जगह पे थीटा यूज किया जा सकता है, ऐसा। तो अगर चाहिए तो इसके पहले भी वो चीज लिख सकते हो, और यहाँ पे लिखोगे तो भी चलेगा। तो अगर लिखना है तो यहाँ पे भी लिख सकते हो, और ऐसा भी लिख सकते हो, और एक और ऑप्शन लिखने का, माइनस mg इंटू थीटा लिखो चलेगा। साइन थीटा के जगह पे थीटा लिख सकते, कभी वो पहले सुनो, रीजन है सिंस ठीक। एक काम करते, चलो इसको सिस्टमैटिक में तुमको थोड़ा सिस्टमैटिक लिख कर दिखाता हूँ, ऐसा डायरेक्ट हम बाजू में नहीं लिखते हैं, बताता हूँ उसमें कैसे पॉसिबल है, राइट। ये एक चीज जो आई थिंक ये जो बताया, ये रॉन्ग चीज नहीं है, जो मैंने बताया वो थोड़ा सा आगे लिखेंगे तो वो ज्यादा बेटर होगा। एक तो ये हो गया F इजिकल टू माइनस mg साइन थीटा। इसका एक और आंसर पॉसिबल है, वो कब होगा सुना, इफ अगर थीटा का आंसर बहुत कम है, यूजुअली 10 डिग्री से अपन कम रहेगा, तो ऐसा देखते हैं टेक्स्ट बुक में 10 डिग्री दिया है, राइट। 10 डिग्री से अगर कम का एंगल है, तो
तो मैं साइन थीटा के जगह पे, यूजुअली इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, तो मैं साइन थीटा के जगह पे लिख सकता हूं थीटा, साइन थीटा के जगह पे थीटा हम लिख सकते हैं। तो वही, अगर मैं साइन थीटा के जगह पे थीटा लिख सकता हूं तो ये एक्सप्रेशन अगर चेंज होता है तो इसको तुम लोग और करके या फिर डायरेक्ट एफ लिखेंगे तो भी चलेगा, एफ इज इक्वल टू माइनस एम जी थीटा, साइन थीटा मत लिखो, डायरेक्ट थीटा, क्योंकि साइन थीटा की जगह पे हम लोग थीटा लिख सकते हैं, राइट। लेकिन कंडीशन है जब थीटा छोटा होगा तो ही ऐसा पॉसिबल है। तो ये भी एक पॉसिबल है, वो भी एक पॉसिबल है, दोनों से आंसर है। साइन थीटा का आंसर तो अभी ऑलरेडी मैंने निकाला था, फिर से एक बार निकाल देते, डायग्राम तो सामने है ही है। तो सिंस हमको एक ऑलरेडी चीज पता है जो साइन थीटा है, लेकिन साइन थीटा कहां अप्लाई करना वो भी बताना पड़ेगा, ट्राइंगल में आना पड़ेगा हमको, या फिर ओ बी ए लेंगे तो भी चलता है। इन ट्राइंगल ओ ए बी में आओ और यहां पे अप्लाई करो साइन थीटा। जैसे ही मैं साइन थीटा अप्लाई कर दूंगा मुझे आंसर मिलेगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस क्या, साइन थीटा का जो आंसर है वो x बाय एल है, राइट ना। साइन थीटा का आंसर x बाय एल, तो यहां पे पुट कर देंगे और इसको अपडेट कर सकते हैं। तो जो हमको f का आंसर मिलेगा, देयरफॉर ये जो कैपिटल F है इसका जो आंसर होगा वो होगा माइनस एम जी, और साइन थीटा के जगह पे हमारे पास है x बाय एल। साइन थीटा के जगह पे आप थीटा भी लिख सकते हो, इसलिए थीटा का भी आंसर है, थीटा में इधर पुट करो तो भी यही आंसर मिलने वाला है, राइट। तो ये एक इक्वेशन तो हम लोग ने यहां से बना लिया है, इसको हम कुछ नाम देते हैं, कंसिडर दिस एज इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लो, राइट। इजी है, देखो बिल्कुल हार्ड नहीं पढ़ा रहा हूं। पहला फर्स्ट मैथमेटिकल कंटेंट यहाँ पे हमारा पॉइंट नंबर 4 में आ चुका है। पॉइंट नंबर 5 में आते हैं। पॉइंट नंबर 5 तो बहुत इजी है, न्यूटन का सेकंड लॉ यहाँ पे यूज करेंगे। न्यूटन्स का सेकंड लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ है वो ये बोलता है कि F जो होता है F इज इक्वल टू m इंटू ए होता है, राइट। F का आंसर m इंटू फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये एक फॉर्मूला है फोर्स का। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो और दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, क्योंकि ऊपर इक्वेशन नंबर 1 में भी हमारे पास F का आंसर है और इक्वेशन नंबर 2 में भी हमारे पास F का ही आंसर है। तो अगर LHS सेम है तो RHS भी सेम ही होना चाहिए। चलो पॉइंट नंबर 6 में आते हैं। पॉइंट नंबर 6 में हम यूज करने वाले हैं फ्रॉम 1 एंड 2। अगर मैं 1 एंड 2 दोनों देखता हूं तो दोनों का LHS तो सेम है, तो RHS को भी सेम ही होना चाहिए। तो RHS, पहला RHS है माइनस एम जी एक्स बाय एल, राइट, पहला RHS। दूसरा RHS है m इंटू ए, m और m तो कैंसिल हो जा रहा है डायरेक्ट। क्या मिल रहा है पहले वो देखो, देखो माइनस साइन से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, मैं लास्ट में आके सिर्फ मैग्नीट्यूड लूंगा तो माइनस साइन भी हट जाएगा वहां से। तो जो मुझे यहां से मिलेगा दैट विल बी माइनस जी एक्स बाय एल इक्वल टू ए। क्लियर है। एक काम करते हैं, x को a के नीचे भेजते हैं, कि रीजन है उसके पीछे, देखो रीजन है, अगर मैं x को a के नीचे भेज दूं तो मुझे मिलेगा माइनस जी बाय एल, राइट, माइनस जी बाय एल इक्वल टू a बाय एक्स, ये हो गया। और अगर मैं सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लूं तो ये माइनस साइन भी हट जाएगा। थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं क्योंकि नीचे एक स्टेप लिखने का जगह पॉसिबल है। तो देखो ये x को मैं नीचे लेके जा रहा हूं तो मुझे मिलेगा माइनस जी बाय एल इक्वल टू a बाय एक्स, राइट। तो अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड लेता हूं फॉर मैग्नीट्यूड, अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड देख रहा हूं, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड देख रहा हूं तो साइन हटा दो यहां से, साइन का कोई मतलब नहीं है। तो एक्चुअल में जो a बाय एक्स में जो निकालने वाला था, a बाय एक्स का मेरे पास आंसर रेडी है, दैट इज g बाय कैपिटल L। a बाय एक्स का भी आंसर रेडी है। चलो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 तो हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं, राइट। ये हमारे लिए इक्वेशन नंबर 3 का काम करेगा। अच्छा, इसके बाद क्या है वो सुनो। इसके बाद भी थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स है, वो भी करना पड़ेगा। चलो करते हैं फटाफट। पॉइंट नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट होता है। पॉइंट नंबर 7 यहाँ पे जो थोड़ा स्पेस है इसमें हम लोग ट्राई करेंगे करने का। यहाँ पे हम लोग पॉइंट नंबर 7 करते हैं और पॉइंट नंबर 7 में हमको मेन हमारा आंसर आने वाला है। ये तो थियरी है तो बहुत इजीली हो जाएगा। तो एक्चुअल में करना है क्या, पहले वो सुनो। सिंपल पेंडुलम निकालते तो सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का हमको आंसर निकालना पड़ेगा, राइट। तो वो टाइम पीरियड का आंसर निकालते हैं जल्दी जल्दी। पॉइंट नंबर 6 हो चुका है। पॉइंट नंबर 7 में टाइम पीरियड निकालने वाला हो, राइट। टाइम पीरियड को डिनोट किया जाता है कैपिटल T से। अगर आपने ऑलरेडी इसके पहले का लेक्चर देखा है, लेक्चर नंबर 13 तक देखा है, तो ये वाला कंटेंट बहुत इजीली समझ में आ जाएगा तुमको। टाइम पीरियड का एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है, T का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय ओमेगा, राइट। टाइम पीरियड का एक बेसिक सा फॉर्मूला है 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा का भी एक फॉर्मूला होता है, राइट। ओमेगा का भी एक फॉर्मूला होता है। ऑल्सो जो ओमेगा है इसका भी एक फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ
a by x मीन्स एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है ओमेगा को। तो ओमेगा का वैल्यू ऊपर पुट करते हैं। एक काम करते हैं ना, a by x भी तो रेडी करके रखा है अपन, a by x का भी तो आंसर हमारे पास है, तो ये a by x इधर पुट करते हैं, ओमेगा मिल जाएगा, ओमेगा इधर पुट करेंगे, फाइनल आंसर रेडी, राइट। चलो फटाफट, सिंस हमको ऑलरेडी मालूम है कि a by x का भी हमारे पास आंसर रेडी है, वैल्यू ऑफ a by x इज g by l, a by x को मैं लिख सकता हूं g by l, और जैसे ही a by x यहां पुट कर दूंगा विल गेट द वैल्यू ऑफ ओमेगा एस अंडर रूट ऑफ, राइट, ओमेगा अगर मैं आंसर निकालूं a by x की जगह पे हम लोग लिखने वाले हैं g by l। ये तो ओमेगा का आंसर, ओमेगा अपना काम नहीं है, अपना काम तो टाइम पीरियड में है। तो अगर मुझे t निकालना है, देयरफॉर अगर मैं टाइम पीरियड निकालने जाऊं t इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा का आंसर रेडी है, अंडर रूट ऑफ g बाय l अपन लिख सकते हैं ऐसा, लेकिन ये थोड़ा फ्लिप हो जाएगा जैसे ही हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे, तो ये t का वैल्यू ऐसा हो जाएगा 2 पाई, राइट, l ऊपर जाएगा तो अंडर रूट ऑफ हमको मिल जाता है अंडर रूट ऑफ l बाय g, राइट। ये फॉर्मूला है टाइम पीरियड का। किसका टाइम पीरियड है? दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का आंसर, राइट। किसका आंसर है? सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड। तो आई होप आपको टाइम पीरियड कैसे निकाला है मैंने समझा है। ज़्यादा बड़ा नहीं है क्योंकि 12th में लेवल तो बड़ा रहता ही, राइट। ऐसा नहीं कि एकदम दो मिनट में सब सॉल्व हो जाएगा, कंटेंट वैसा ही है, सारा कंटेंट ऐसा ही है, तो उतना प्रिपरेशन करना पड़ेगा हमको। जो टी है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी, ये क्या है? दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो नीचे हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर, किस चीज है, किस चीज के लिए एक्सप्रेशन? फॉर टाइम पीरियड के लिए हम लोग आंसर निकाल रहे हैं, फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, राइट। क्लियर है? तो ये जो हम लोग निकाला है ये आंसर किसका? ये टाइम पीरियड ऑफ सिंपल। अच्छा एक काम करते हैं, अगर टाइम पीरियड मालूम है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज गिवन बाय, मतलब इस चीज का जो सिंपल पेंडुलम का फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी का जो आंसर रहता है वो टाइम पीरियड का उल्टा होगा, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का आंसर इधर पुट करो, फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। तो अगर मैं n का आंसर निकालने जाऊँ, आई विल गेट 1/t का जो आंसर है दैट इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ g बाय l ना, सॉरी l बाय जी होगा जो बाद में कन्वर्ट होकर g बाय l बन ही जाएगा। तो ये l बाय जी होगा हमारे पास पहले यहाँ पे, और क्योंकि ये नीचे से फिर से ऊपर जाने वाला है तो वो g बाय l अपने आप बन जाएगा। देयरफॉर अगर मैं n का आंसर चेक करूँ, आई विल गेट 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ, ये g ऊपर चले जाएगा क्योंकि g बाय l। तो ये हुआ हमारा किसका आंसर? ये जो आंसर मैंने निकाला है ये फ्रीक्वेंसी का आंसर है, और जो पहले मैंने निकाला था दैट वाज आंसर फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, राइट। टाइम पीरियड भी रेडी है, फ्रीक्वेंसी भी रेडी। चलो ये थोड़ा देख लेते हैं। ये दिख रहा है कि इतना बड़ा बड़ा लिखा है, लेकिन सबसे इजी वही चीज है। सुनो कैसे, देखने की भी जरूरत नहीं, इधर ध्यान दो, अपना पूरा का पूरा स्टेटमेंट याद है वो कैसे। सुनो, टी को क्या बोलते हैं? टी को बोलते हैं हम लोग टाइम पीरियड। ये एल को क्या बोलते हैं? एल को बोलते हैं लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये साइन क्या है? ये क्या है? इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। टी भी ऊपर है, न्यूमरेटर में है, एल भी न्यूमरेटर में है, इसका मतलब दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट ना। सुनो, टाइम पीरियड, जो टाइम पीरियड है, किसका टाइम पीरियड? टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट। याद है, पहले तो स्क्वायर रूट आएगा ना, बाद में अंदर एल जाएंगे। इस टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। समझा मैंने क्या बताया? मैंने क्या बताया? टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या? स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, या फिर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो जो मैंने बोला है देखो वही यहाँ पे लिखा हुआ है सेम, राइट। तो उधर पढ़ने की जरूरत नहीं, इधर अगर ये मैथमेटिक्स समझ में आ गया तो वो पॉइंट भी अपने आप समझ में आ जाता है। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ सिंपल पेंडुलम। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। T और L तो दोनों न्यूमरेटर में था तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, लेकिन T न्यूमरेटर में है और G तो डिनोमिनेटर में है, राइट ना। G किधर है? G तो डिनोमिनेटर में है, क्योंकि G जो है वो डिनोमिनेटर में है इसलिए इस केस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल आने वाला है। सुनो, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम अब क्या होगा? इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। किससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? एक्सेलरेशन। जी को हम लोग बोलते हैं ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देखो वही लिखा है। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर?
तो टाइम पीरियड जो हमने निकाला है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पहले था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, दूसरी बार है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक बात जरा समझो, ये टाइम पीरियड के फॉर्मूले में मास नहीं आया है, राइट, मास आया ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो टाइम पीरियड है ना, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास, मास पे डिपेंड करता ही नहीं है, बॉब के मास पे डिपेंड नहीं करेगा। मतलब कितना भी बड़ा बॉब लगा दो यहाँ पे, वो प्रॉपरली टाइम पीरियड उतने का उतना ही रहने वाला है, राइट। तो टाइम पीरियड कभी भी बॉब मतलब जो सिंपल पेंडुलम है उसके मास पे डिपेंड करता नहीं, एक और चीज पे डिपेंड नहीं करता। देखो इसमें किधर भी ए, कैपिटल ए हमको नहीं दिखाई दे रहा, मींस एम्पलीट्यूड भी नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब ये टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज आल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड। देखो एम्पलीट्यूड पे भी इंडिपेंडेंट, तो बहुत ये 4 पॉइंट एकदम इजी है। पहला क्या था, टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, time period is inversely proportional to square root of acceleration due to gravity, time period does not depends on the mass of the simple pendulum, time period does not depends upon the amplitude of the simple pendulum। खत्म, सिंपल सा 4 पॉइंट है, एकदम सिंपल। अभी कुछ assumptions है यहाँ पे, 3 assumptions हमने किया है, वो 3 assumption भी डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। सुनो, पहला assumptions ये है कि जो एम्पलीट्यूड है, देख रहे हैं ये जो इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ये जो एम्पलीट्यूड है यहां से यहां तक का एम्पलीट्यूड, ये प्लस में x जाएगा, यहां पे वैसा माइनस में x जाता है, राइट। ये जो एम्पलीट्यूड है ये हमेशा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग से छोटा ही होना चाहिए, मोस्टली ज्यादातर ये 20 टाइम्स छोटा होना चाहिए। देखो पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है, द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन मस्ट बी स्मॉल, छोटा होना चाहिए एम्पलीट्यूड, ज्यादातर कितना छोटा होना चाहिए, एटलीस्ट 20 टाइम्स स्मॉलर देन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। जो स्ट्रिंग का लेंथ है इससे 20 गुना छोटा होना चाहिए आपका ये एम्पलीट्यूड। क्लियर, ये पहला एजम्पशन है। सेकंड एजम्पशन हमारे पास यहाँ पे ये है, वो तो ऑब्वियस है कि ये जो स्ट्रिंग का जो लेंथ यूज करेंगे ना हम, ये लेंथ यूज करेंगे स्ट्रिंग का, वो बहुत ज्यादा बड़ा होना चाहिए। जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना एक्यूरेट रिजल्ट हमको मिलने वाला। पॉइंट पढ़ लो, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मस्ट बी लार्ज, ज्यादा होना चाहिए लेंथ। बहुत सिंपल, देखो पहला पॉइंट ये देखा, जो एम्पलीट्यूड है वो छोटा होना चाहिए और मोस्टली 20 टाइम्स छोटा होना चाहिए कंपेयर टू लेंथ। सेकंड पॉइंट ये देखा, ये जो लेंथ है स्ट्रिंग का ये बहुत ज्यादा ही बड़ा होगा, ज्यादा बेटर रहेगा, ऐसा जितना ज्यादा बड़ा कर सकते हो उतना ज्यादा बेटर। थर्ड पॉइंट में आते हैं, पॉइंट ऐसा है कि ड्यूरिंग द ऑसिलेशन ये जो बॉब है मूव अलोंग द सिंगल वर्टिकल प्लेन। सिंगल वर्टिकल प्लेन का मतलब क्या है, सुनो देखो, अगर समझो मैं ऐसा ये एज्यूम करता हूं कि ये मार्कर मेरे लिए बॉब है, राइट, ये मार्कर मेरे लिए बॉब है, इसको मैंने यहाँ से स्ट्रिंग से ऐसा अटैच करके ऊपर रिजिड सपोर्ट से लगा के रखा है, और ये बॉब को जैसे मैंने एक साइड डिस्प्लेस किया यहाँ से छोड़ दिया, तो ये क्या करता है, ये बॉब सिर्फ एकदम प्लेन में एग्जैक्ट नहीं आता है, कभी कभी इधर जाएगा फिर ऐसा मूव होता है, मतलब अलग अलग वर्टिकल प्लेन, देखो कभी इधर जाके ऐसा आ सकता है, फिर थोड़ा ऐसे जाके ऐसा आ सकता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग कैसा एज्यूम कर रहे हैं, हम लोग ऐसा एज्यूम कर रहे हैं जो बॉब है उसको एकदम एग्जैक्ट डिस्प्लेस किया और इधर से छोड़ा तो एक ही वर्टिकल प्लेन में ऐसा हो रहा है, राइट। ये एक वर्टिकल प्लेन है, ये दूसरा वर्टिकल प्लेन, ये तीसरा, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक में ही ऐसा ऑसिलेट होना चाहिए। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 3 है। ड्यूरिंग द ऑसिलेशन, जब ये ऑसिलेशन हो रहा है, द बॉब मूव अलोंग द सिंगल वर्टिकल प्लेन, वो सिंगल वर्टिकल प्लेन के अलोंग ही मूव होना मांगता है, राइट, एकदम क्लियर। और फ्रीक्वेंसी तो पहले ही समझा दिया मैंने, एक क्विक रिकैप करते देखते फटाफट क्या क्या देखा हम लोगों ने। सुनो, सिंपल पेंडुलम हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, बॉब, राइट, स्ट्रिंग जिसका लेंथ L है, बॉब का वेट है W जिसका mg भी हम लोग बोलते हैं, स्ट्रिंग का लेंथ L है, टेंशन T डैश ऊपर एक्ट हो रहा है, वेट mg नीचे एक्ट हो रहा है, वेट mg को हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया, mg cos थीटा, mg sin थीटा। mg cos थीटा T डैश को बैलेंस कर रहा है, mg sin थीटा हमको रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, क्लियर। तो ये सबसे पहले हम लोगों ने f निकाला, f का आंसर माइनस mg sin थीटा था। उधर हम लोगों ने एक एजम्पशन ऐसा भी कर लिया कि अगर थीटा का आंसर बहुत छोटा है तो हम लोग sin थीटा को थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं, तो हमारा जो f का आंसर बनेगा वो रहेगा माइनस mg थीटा, क्लियर। फिर हम लोगों ने ट्राइंगल में आए और ट्राइंगल में हम लोगों ने sin थीटा अप्लाई किया, sin थीटा का आंसर अपने को x/l मिला है, तो मैंने sin थीटा की जगह पे पुट कर दिया, तो हमारा f का आंसर है माइनस mg x/l, क्लियर। ये f का एक आंसर इक्वेशन नंबर 1 पे, राइट। सेकेंड टाइम हम लोग ने न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई कर दिया, F = m है, उसको इक्वेशन नंबर 2 ले लिया। देखो फिर दोनों का LHS सेम है इसलिए RHS भी सेम कर दिया, RHS है माइनस mg, जो मतलब दोनों का जो RHS है, सुनो क्या है वो, माइनस mg x/l एक है, दूसरा है m × a, और mm कैंसिल किया तो यहां से हम लोग जो आंसर निकाला दैट वाज a/x का आंसर, और a/x का हमको आंसर मिला है माइनस g/l, लेकिन क्योंकि हम लोग ने मैग्नीट्यूड लिया इसके लिए सिर्फ हम लोगों ने उसको g/l ले लिया, देखो g/l। फिर तो बहुत ईजी था।
फिर टाइम पीरियड के फॉर्मूला में आए, टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ ए बाय एक्स, और ए बाय एक्स का तो आंसर यहां से रेडी किया ही था जी बाय एल, ए बाय एक्स की जगह पे जी बाय एल डाल दिया, ओमेगा का आंसर बन गया अंडर रूट ऑफ जी बाय एल, और ओमेगा उठा के ऊपर पुट कर दिया टी में, तो टी का आंसर बन गया 2 पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ जी बाय एल, जी बाय एल को मैनिपुलेट किया, टी बन गया इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी, राइट, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी। अगर टी का आंसर 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी है, तो अगर हम लोग एन का आंसर निकालेंगे तो हमको मिलेगा 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ जी बाय एल, क्योंकि इसका आंसर उल्टा हो जाता है, 2 पाई नीचे आ जाएगा, ये भी उल्टा हो जाएगा, क्लियर, ओके। तो उसके बाद हम लोगों ने कुछ लॉ देखा यहाँ पे, लॉ क्या था एक बार जरा देख लो। लॉ में ये मालूम पड़ा कि जो टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। एक और देखा सेकंड लॉ, देखो लॉ का देखो एक्चुअल में देखा जाए ना, ये क्वेश्चन नंबर 14 मैंने तुमको 3 क्वेश्चन करा दिया, कैसे एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, आएगा तो ऐसा आएगा, सिंपल पेंडुलम बोला रहेगा तो बोलेंगे प्रूव दैट टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी, तो इधर तक आके छोड़ देने का, ये कंसेप्ट है। एक ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, अलग से आता है क्वेश्चन, एक्सप्लेन लॉ ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये 2 मार्क्स के लिए बहुत फेमस क्वेश्चन है, आता है, हर बार आ चुका है, और ऑसिलेशन चैप्टर का वेटेज बहुत ज्यादा है पार्ट 1 में, तो इसको छोड़ा मींस ऑलमोस्ट हमारा 35 में से समझो 9 to 10 मार्क्स ऐसे चले गए, तो ये 9 to 10 मार्क्स 35 में से 9 to 10 मार्क्स के लिए आता है चैप्टर, तो इसको ऑप्शन में तो नहीं छोड़ सकते। तो 4 लॉ है, चारों लॉ आना चाहिए, आना ही चाहिए, बहुत ईजी है। देखो पहला लॉ है टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। सेकेंड लॉ है टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। थर्ड लॉ है कि मास पे डिपेंड नहीं करता है, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द सिंपल पेंडुलम। फोर्थ लॉ है टाइम पीरियड के फॉर्मूले में एम्पलीट्यूड नहीं आता, इसलिए वो एम्पलीट्यूड पे भी डिपेंड नहीं करता है, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो चारों लॉ भी हो गया। कुछ एजम्पशंस हम लोगों ने यहाँ पे किए हैं, वो एजम्पशंस एक बार रिपीट कर लेते हैं। जो भी एम्पलीट्यूड होता है वो हमेशा एम्पलीट्यूड स्मॉल होना चाहिए, ज्यादातर लेंथ के कंपैरिजन में 20 टाइम्स स्मॉल होना चाहिए। फर्स्ट एजम्पशन यही है। सेकंड एजम्पशन था कि ये जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है ना, इसको मैक्स टू मैक्स जितना बड़ा रहेगा उतना ज्यादा अच्छा, राइट, तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मस्ट बी लार्ज, राइट, ये देखा। और थर्ड पॉइंट में हमने ये देखा जब भी ऑसिलेशंस होता है तो वो टाइम पे जो बॉब है वो एक ही प्लेन में ऑसिलेट करना चाहिए, राइट, मल्टीपल प्लेन में अगर ऑसिलेट करता है तो ये फॉर्मूला वहां पे नहीं अप्लाई हो सकता है, क्लियर। और लास्ट में हमने फ्रीक्वेंसी का आंसर निकाल दिया, विच इज 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ जी बाय एल, ओके। तो आई होप आपको सिंपल पेंडुलम एकदम अच्छे से समझ में आ गया, ओके, थैंक यू।